फरवरी 1999 लाहौर में अमन की बस खड़ी थी और दिल्ली में दोस्ती के तराने गाए जा रहे थे। पूरी दुनिया को लग रहा था कि दक्षिण एशिया में शांति का सूरज उगने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस वक्त दो प्रधानमंत्री कैमरे के सामने मुस्कुरा रहे थे, ठीक उसी पल 18,000 फीट की ऊंचाई पर भारत की पीठ में खंजर घोंपा जा रहा था। एक ऐसा युद्ध जो रणनीतिक तौर पर असंभव था, जहां दुश्मन चोटी पर था और मौत नीचे खड़ी थी। आखिर कैसे एक मामूली चरवाहे की एक नजर ने भारत को एक परमाणु तबाही से बचा लिया, और जनरल मुशर्रफ का वो सफेद झूठ क्या था जिसने अपनी ही सरकार को अंधेरे में रखा। ये कहानी सिर्फ गोलियों की नहीं, उस धोखे की है जिसने इतिहास का भूगोल बदल दिया। कारगिल की वो अनकही दास्तां जो आज भी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पूरी सच्चाई जानने के लिए देखिए कारगिल, शांति का भ्रम। चलिए इतिहास के उन पन्नों को पलटते। मई 1998 में भारत ने पोखरण में और उसके कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने चगाई में परमाणु परीक्षण किए। इन परीक्षणों ने दक्षिण एशिया की भू राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। दुनिया को डर था कि कश्मीर मुद्दे पर दोनों देश परमाणु युद्ध की ओर बढ़ सकते हैं। अमेरिका ने दोनों देशों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक दूरदर्शी नेता थे। उनका मानना था कि जब तक पाकिस्तान के साथ रिश्ते नहीं सुधरेंगे, तब तक भारत एक वैश्विक शक्ति नहीं बन पाएगा। उन्होंने नारा दिया, दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता की पहल की। 20 फरवरी 1999 को वाजपेयी जी ने दिल्ली से लाहौर के लिए सीधी बस सेवा शुरू की। इसे सदाए सरहद सीमा की पुकार नाम दिया गया। जब बस वाघा बॉर्डर पर पहुंची तो पूरी दुनिया की मीडिया वहां मौजूद थी। वाजपेयी जी का बस से उतरकर नवाज शरीफ को गले लगाना एक ऐसी तस्वीर थी जिसने दशकों की कड़वाहट को पल भर के लिए मिटा दिया था। बस में उनके साथ कुलदीप नैयर, जावेद अख्तर और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोग थे, जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सेतु बनाने गए थे। 21 फरवरी 1999 को दोनों प्रधानमंत्रियों ने लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसे 1972 के शिमला समझौते के बाद सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना गया। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि परमाणु हथियारों के कारण युद्ध अब कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने एक दूसरे को परमाणु परीक्षणों या किसी भी संभावित परमाणु दुर्घटना के बारे में पहले से सूचित करने का वादा किया। पहली बार पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर इस बात पर राजी हुआ कि कश्मीर सहित सभी मुद्दों को शिमला समझौते के तहत आपसी बातचीत से हल किया जाएगा, न कि अंतर्राष्ट्रीय दखल से। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की कसम खाई। वाजपेयी जी का मीनारे पाकिस्तान जाना एक मास्टर स्ट्रोक था। ये वह जगह है जहां 1940 में पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। वहां जाकर वाजपेयी जी ने यह संदेश दिया कि भारत पाकिस्तान के अस्तित्व को चुनौती नहीं देता, जैसा कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अक्सर दावा करता था। जब लाहौर में शांति की महफिल सजी थी, तब पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ एक गहरे षड्यंत्र में डूबे थे। मुशर्रफ ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए प्रधानमंत्री वाजपेयी का स्वागत करने से मना कर दिया। उन्होंने और अन्य सेना प्रमुखों ने वाघा बॉर्डर पर होने वाले आधिकारिक स्वागत समारोह का बहिष्कार किया। नवाज शरीफ दुनिया को शांति का चेहरा दिखा रहे थे, जबकि मुशर्रफ की सेना भारतीय सीमा के अंदर घुसपैठ कर रही थी। पाकिस्तान का ये दावा कि वह शांति चाहता है, पूरी तरह से एक सफेद झूठ था। मुशर्रफ का मानना था कि राजनेता कमजोर हैं और केवल सेना ही भारत को सबक सिखा सकती है। उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अपनी ही सरकार और अपनी ही एयरफोर्स से भी गुप्त रखा था। ये पाकिस्तानी सेना द्वारा कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा करने का एक गुप्त सैन्य ऑपरेशन था। इसका नाम 624 ईस्वी में हुई बद्र की लड़ाई के नाम पर रखा गया था। मुशर्रफ के नेतृत्व में गैंग ऑफ फोर ने अक्टूबर 1998 में ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। जब भारत में सर्दियों की बर्फबारी शुरू हुई तो पाकिस्तानी सैनिकों नदर्न लाइट इन्फेंट्री ने कश्मीरी उग्रवादियों के भेष में नियंत्रण रेखा LOC पार करना शुरू किया। उनका पाकिस्तानी सेना ने अपने जवानों के आईडी कार्ड जमा कर लिए थे और उन्हें नागरिक कपड़ों में भेजा था, ताकि पकड़े जाने पर वे कह सकें कि ये सैनिक नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी हैं। भारत शांति के भ्रम में इतना डूबा था कि उसने सीमा पर चौकसी कम कर दी थी। सर्दियों के दौरान कारगिल की चोटियों 14,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई से भारतीय सेना नीचे आ जाती थी, क्योंकि वहां जीवित रहना असंभव माना जाता था। पाकिस्तान ने इसी अलिखित समझौते का फायदा उठाया
रॉ और आईबी की विफलता। भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ और आंतरिक एजेंसी आईबी यह नहीं समझ पाई कि बॉर्डर पार इतनी बड़ी तादाद में सैनिकों का मूवमेंट हो रहा है। उन्होंने छोटी मोटी घुसपैठ की खबरों को गंभीरता से नहीं लिया। तकनीकी कमी। उस समय भारत के पास घुसपैठ का पता लगाने वाले अत्याधुनिक ड्रोन या सैटेलाइट चित्र उपलब्ध नहीं थे। लाहौर घोषणा पत्र के बाद दिल्ली में यह माना जा रहा था कि अब पाकिस्तान युद्ध का जोखिम नहीं उठाएगा। इसी राजनीतिक सोच ने सेना की सतर्कता को प्रभावित किया। मई 1999 के पहले सप्ताह में ताशी नामग्याल नामक एक स्थानीय चरवाहे ने बटालिक सेक्टर में कुछ संदिग्ध लोगों को देखा। जब भारतीय सेना की गश्ती टुकड़ी जांच के लिए गई तो उन पर भारी गोलाबारी हुई। 15 मई 1999 को कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 जवानों को पाकिस्तानी सैनिकों ने पकड़ लिया। उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया और जिस तरह से उनके क्षत विक्षत शव भारत को सौंपे गए, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अब यह स्पष्ट था कि यह कोई मामूली घुसपैठ नहीं बल्कि पाकिस्तान का सीधा हमला था। प्रधानमंत्री वाजपेयी को जब इस धोखे का एहसास हुआ तो उनकी शांति की उम्मीदें टूट गईं। उन्होंने सेना को स्पष्ट आदेश दिया, हमें अपनी जमीन वापस चाहिए, चाहे कीमत जो भी हो। यहीं से ऑपरेशन विजय की नींव पड़ी और शांति का भ्रम एक भीषण युद्ध में बदल गया। पाकिस्तान ने घुसपैठ के लिए कारगिल जिले के 4 प्रमुख क्षेत्रों को चुना जो सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। द्रास दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान है। यहाँ की चोटियां सीधे राजमार्ग NH-1A के ऊपर हैं। टाइगर हिल यह इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी थी जहां से पाकिस्तानी सैनिक राजमार्ग की हर गाड़ी को देख सकते थे और सटीक निशाना लगा सकते थे। टोलोलिंग यह चोटी राजमार्ग के सबसे करीब थी। यहां से की गई गोलाबारी ने भारतीय सेना के आवागमन को पूरी तरह ठप कर दिया था। मुश्को घाटी यह कारगिल का पश्चिमी छोर है। यहां से घुसपैठ करके पाकिस्तानी सेना कश्मीर घाटी में आतंकवादियों को भेजने का रास्ता बनाना चाहती थी। यह क्षेत्र द्रास और सोनमर्ग के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कारगिल टाउन यहाँ के आसपास की चोटियों पर कब्जा करके पाकिस्तान ने कारगिल शहर को सीधे निशाने पर ले लिया था, जिससे नागरिक आबादी में भारी दहशत फैल गई थी। बटालिक सेक्टर कारगिल के पूर्व में स्थित है और यह लेह के काफी करीब है। मकसद यहाँ घुसपैठ का उद्देश्य लद्दाख को पूरी तरह से काटकर एक नया श्रीनगर लेह मार्ग बनाने की भारत की योजना को विफल करना था। यहाँ की चोटियां बहुत खड़ी और दुर्गम थीं, जिससे यहाँ से दुश्मन को खदेड़ना सबसे कठिन काम बन गया था। यहाँ से घुसपैठ करके पाकिस्तान लद्दाख के न्योमा और लेह की ओर जाने वाले रास्तों पर नियंत्रण पाना चाहता था। 26 मई 1999 को भारतीय वायुसेना IAF ने आधिकारिक तौर पर युद्ध में प्रवेश किया, जिसे ऑपरेशन सफेद सागर नाम दिया गया। यह दुनिया में पहली बार था जब किसी वायुसेना ने 18,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ाकू विमानों से हमले किए। शुरुआती चुनौतियां। ऊंचाई पर हवा कम दबाव की होती है, जिससे विमानों को नियंत्रित करना और सटीक बमबारी करना कठिन होता है। शुरुआत में भारत ने अपने MiG-21, MiG-23 और MiG-27 विमानों का उपयोग किया। 27 मई को भारत ने अपने 2 विमान MiG-21 और MiG-27 खो दिए और अगले दिन एक Mi-17 हेलीकॉप्टर को पाकिस्तानी स्टिंगर मिसाइल ने मार गिराया। मिराज 2000 की एंट्री। भारी नुकसान के बाद वायुसेना ने अपनी रणनीति बदली और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों को युद्ध के मैदान में उतारा। मिराज उस समय का सबसे आधुनिक विमान था, जो अत्याधुनिक सेंसर और नेविगेशन सिस्टम से लैस था। लेजर गाइडेड बमों LGB का पहली बार उपयोग। 24 जून 1999 को भारतीय वायुसेना ने इतिहास रचा जब मिराज 2000 ने पहली बार लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया। युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट द्रास सेक्टर में स्थित चोटी पर कब्जा करना भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। ये चोटी नेशनल हाईवे 1A के ठीक ऊपर थी, जहां से पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सेना की हर हरकत पर नजर रख रहे थे। शुरुआती असफलताएं। तोलोलिंग पर कब्जा करने के शुरुआती प्रयास विफल रहे क्योंकि दुश्मन बहुत मजबूत स्थिति में था। भारत ने यहां अपने कई जाबाज अफसर और जवान खो दिए। मेजर राजेश सिंह अधिकारी। 30 मई 1999 को मेजर राजेश अधिकारी ने अपनी कंपनी के साथ तोलोलिंग पर हमला किया। वे दुश्मन की भारी गोलाबारी के बीच रेंगते हुए आगे बढ़े और एक बंकर को तबाह कर दिया। भीषण लड़ाई में वे शहीद हो गए, लेकिन उनके इस साहस ने सेना को वह रास्ता दिखाया जहां से जीत मुमकिन थी। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। राजपूताना राइफल्स का प्रहार। अंततः 13 जून 1999 की रात को 2 राजपूताना राइफल्स ने एक घातक हमला किया। मेजर विवेक गुप्ता और उनके जवानों ने आमने सामने की लड़ाई में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। महत्व। 13 जून की सुबह जब तिरंगा तोलोलिंग पर फहराया गया तो पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। यह पहली बड़ी जीत थी
जिसने साबित कर दिया कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों से भी दुश्मन को खदेड़ सकती है। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची और सामरिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चोटी थी। इसे जीतना ऑपरेशन विजय की पूर्ण सफलता के लिए अनिवार्य था। टाइगर हिल की चढ़ाई लगभग सीधी थी। 3 जुलाई 1999 की रात को 18 ग्रेनेडियर्स की एक घातक टुकड़ी को पीछे की ओर से एक खड़ी चट्टान 16,500 फीट पर चढ़ने का काम सौंपा गया। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। मात्र 19 साल के योगेंद्र यादव इस टुकड़ी के सबसे आगे चलने वाले सैनिक थे। जब वे रस्सी बांधकर ऊपर चढ़ रहे थे, दुश्मन ने उन पर भारी मशीनगन और रॉकेट से हमला किया। चमत्कारिक साहस। योगेंद्र यादव को 15 गोलियां लगीं। उनका एक हाथ टूट गया, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने टूटे हुए हाथ को अपनी बेल्ट से बांधा और रेंगते हुए दुश्मन के पहले बंकर तक पहुंचे और उसे ग्रेनेड से उड़ा दिया। उन्होंने अकेले ही दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराया। पीवीसी। उनके इस अदम्य साहस के कारण भारतीय सेना टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही। योगेंद्र सिंह यादव को भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वे इस सम्मान को पाने वाले सबसे कम उम्र के सैनिक बने। कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध के सबसे प्रसिद्ध नायक बनकर उभरे। उनका नाम सुनते ही आज भी पाकिस्तानी सेना में खौफ और भारतीय युवाओं में जोश भर जाता है। पॉइंट 5140 की जीत। 20 जून 1999 को कैप्टन बत्रा 13 JA के राइफल्स ने अपनी टीम के साथ पॉइंट 5140 पर हमला किया। उन्होंने पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर दुश्मन के सैनिकों को आमने सामने की लड़ाई में मार गिराया। जीत के बाद उन्होंने रेडियो पर अपना प्रसिद्ध कोड वर्ड कहा, ये दिल मांगे मोर। इस नारे ने पूरे देश को जोश से भर दिया। कैप्टन से शेरशाह। उनकी बहादुरी को देखते हुए उन्हें शेरशाह उपनाम दिया गया। पॉइंट 4875। बत्रा टॉप। अपनी पहली जीत के कुछ ही दिनों बाद वे बीमार होने के बावजूद पॉइंट 4875 को जीतने के लिए निकल पड़े। 7 जुलाई 1999 को भीषण युद्ध के दौरान उन्होंने अपने एक घायल साथी कैप्टन नवीन को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। शहादत। एक पाकिस्तानी स्नाइपर की गोली लगने से पहले उन्होंने कई दुश्मनों को मार गिराया था। उनके आखिरी शब्द थे, जय माता दी। विरासत। कैप्टन बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। जिस चोटी को उन्होंने जीता था उसे आज बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। उनके जीवन पर शेरशाह फिल्म भी बनी है, जो उनकी वीरता की गूंज घर घर तक पहुंचाती है।